Hello everyone, this is Meenakshi. Today I am going to start a series where I will discuss previous year papers related to public administration for UGC NTA NET exam. Here I will discuss June 2024 पेपर. सबसे पहले मैं जून 2024 पेपर को डिस्कस करूंगी. इस वीडियो में मैं फर्स्ट 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैं सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में कंप्लीट करवा दूंगी. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. क्वेश्चन नंबर 1. Identify the sequence of following steps that are integral to evidence-based policy making. पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड जो स्टेप्स, जो भी उसमें स्टेप्स आते हैं, उसको आपको सीक्वेंस में लगाना है. A. Dissemination of timely and robust data. B. Integrating data analysis. C. Warehousing facilities for storing and integrating data. And D. Collecting data on measurable parameters. Take your time. Okay. तो पॉलिसी मेकिंग जो कॉन्सेप्ट है उसमें जो स्टेप्स आएंगे वो उसे हम सीक्वेंस में हमें लगाना है. तो सबसे पहले कौन सा जो है वो स्टेप आएगा एज पर ऑप्शंस. सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डाटा को कलेक्ट करेंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये जो डाटा है उसे हम स्टोर करेंगे. स्टोर करने के बाद हमें क्या करना है, उसकी एनालिसिस करनी है. बाद में हम जो ये इन्फॉर्मेशन है उसे हम डिसेमिनेट करेंगे या उसकी स्प्रेडिंग करेंगे. तो इस तरह से ऑप्शन क्या हमारा हो जाएगा, डी, सी, बी एंड ए. दैट मीन्स हमारा जो राइट आंसर है वो है 2. नेक्स्ट क्वेश्चन. अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द प्रोविजन फॉर द पैसेज ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल्स मेंशन्ड. आर्टिकल 112, आर्टिकल 114, आर्टिकल 115 और आर्टिकल 116. किस आर्टिकल के अंडर आपका जो एप्रोप्रिएशन बिल्स हैं वो पास होते हैं. टेक योर टाइम. ओके, आर्टिकल 112 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल हमारा जो 112 है वो किससे डील करता है, वो डील करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से. किससे डील करता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, यानी कि बजट से डील करता है. आर्टिकल 112 हमारा बजट से डील करता है. आर्टिकल 115 की अगर हम बात करें तो वो सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं उससे डील करता है. आर्टिकल 115. 116 आर्टिकल की बात करें तो ये जो हमारे वोट्स ऑन अकाउंट, वोट ऑन क्रेडिट और जो एक्सेप्शनल ग्रांट्स हैं, आर्टिकल 116 उससे जो रिलेटेड प्रोविजंस हैं उनसे डील करता है. बट आर्टिकल 114 जो है वो हमारा डील करता है एप्रोप्रिएशन बिल से. वो डील करता है एप्रोप्रिएशन बिल से, यानी कि गवर्नमेंट को अलो करता है कि वो विड्रॉ करे मनी को कहाँ से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से. ये गवर्नमेंट को अलो करता है कि वो विड्रॉ करे मनी कहाँ से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से. यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 114. सो द राइट ऑप्शन इज 2. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूजफुल इन केस स्टडी रिसर्च. केस स्टडी रिसर्च में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं. क्या यहाँ पर स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप होता है. बी, ये फील्ड ऑफ एजुकेशन में यूज़ होता है. क्या ये कंपैरेटिव स्टडी के फील्ड में यूज़ होता है. क्या ये थ्योरी कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है. ओके, व्हाट इज़ द केस स्टडी मेथड. केस स्टडी मेथड है क्या, ये एक इन डेप्थ डिटेल एग्जामिनेशन होता है एक केस का या बहुत सारे केसेस का. अगर एक केस की हम स्टडी कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे विद इन केस स्टडी, विद इन केस स्टडी. और अगर हम बहुत सारे केसेस की इन डेप्थ स्टडी कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे क्रॉस केस स्टडी या क्रॉस केस रिसर्च स्टडी. कंपैरेटिव स्टडीज़ में अगर हम कर रहे हैं इसे तो उसे हम कहेंगे कंपैरेटिव केस स्टडी, यानी कि CCS. ये क्रॉस केस स्टडी यही है, CCS. ये किसकी, अब ये जो हम डिटेल एग्जामिनेशन कर रहे हैं किसी केस की या बहुत सारे केसेस की, ये किन की कर सकते हैं हम, एक इंडिविजुअल की कर सकते हैं, एक इंडिविजुअल की कर सकते हैं, ग्रुप की कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की कर सकते हैं, इवेंट पे कर सकते हैं, किसी बिलीफ सिस्टम पे कर सकते हैं, किसी एक्शन पे कर सकते हैं. ये जो केस स्टडी मेथड है
ये सोशल और नेचुरल साइंसेस दोनों पे ही अप्लाई होता है। सो द राइट ऑप्शन इज, क्या ये इंडिविजुअल और ग्रुप की स्टडी है? बिल्कुल है। क्या ये फील्ड ऑफ एजुकेशन में यूज़ होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि टीचिंग में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। एक टीचर जब पढ़ाता है तो वो सबसे ज़्यादा केस स्टडी मेथड को यूज़ में लाता है। इन द फील्ड ऑफ कंपैरेटिव स्टडीज़ बिल्कुल होता है, कंपैरेटिव केस स्टडी के फॉर्म में, कंपैरेटिव केस स्टडी के फॉर्म में, यानी कि CSS की फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। थ्योरी कंस्ट्रक्शन जो है ये बेसिक रिसर्च का काम है। जो थ्योरी कंस्ट्रक्शन जहाँ पे होती है वो कहाँ पर होती है? वो होती है आपकी प्योर रिसर्च या आपकी बेसिक रिसर्च में होती है। सो द राइट ऑप्शन इज 2। नहीं, इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा आपका 1, A, B and C, है ना, A, B and C। सो द राइट आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्च इज एन एक्टिविटी दैट लीड अस टू फाइंडिंग। रिसर्च एक एक्टिविटी है जिसके कुछ रिजल्ट्स हैं। वो रिजल्ट जो हैं या जो हम फाइंड आउट करते हैं रिजल्ट से, वो क्या हैं? वेरीफाइंग द अवेलेबल नॉलेज, सजेशंस फॉर फ्यूचर रिसर्च, न्यू फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन, रेजिंग क्वेश्चंस ऑन थिंग्स दैट आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एज पर एग्जिस्टिंग डाटा। टेक योर टाइम। ओके, रिसर्च जो है उसकी फाइंडिंग से हमें क्या मिलता है? क्या ये अवेलेबल नॉलेज को वेरीफाई करती है? बिल्कुल करती है। क्या ये फ्यूचर रिसर्च को सजेशंस हमें देती है कि फ्यूचर के जो रिसर्च है उससे रिलेटेड हमें कुछ सजेशंस देती है? बिल्कुल देती है। नए फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन देती है? बिल्कुल देती है। साथ ही साथ ये उन चीज़ों पे क्वेश्चंस खड़े करती है जिन्हें हम नॉर्मली, जो हमारे पास अवेलेबल डाटा होता है, हम उस पर जो क्वेश्चंस खड़े नहीं कर सकते या उन चीज़ों को या उन क्वेश्चंस को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ये हमें उन क्वेश्चंस के ऊपर भी हमारा जो फोकस है वो लेकर के जाती है। सो द राइट आंसर इज A, B, C and D, that is 4. Question number 5. In new public service theory, public servants are responsible to। न्यू पब्लिक सर्विस थ्योरी में जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो किसको रिस्पॉन्सिबल हैं? क्या वो सिटीजन्स को रिस्पॉन्सिबल हैं, इंस्टीट्यूशंस को रिस्पॉन्सिबल हैं, कस्टमर्स को रिस्पॉन्सिबल हैं, या क्लाइंट्स को रिस्पॉन्सिबल हैं? टेक योर टाइम। ओके, न्यू पब्लिक सर्विस थ्योरी की अगर बात करें तो यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट्स किसको रिस्पॉन्सिबल होता है? यहाँ पे जो सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट है, वो किसको रिस्पॉन्सिबल होगा? क्लाइंट्स को लेकर रिस्पॉन्सिबल होगा। सो द राइट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स आर रिटन बाय रॉबर्ट टी गोलम्बिस्की। रॉबर्ट टी गोलम्बिस्की की बुक्स जो है वो आपको पहचाननी है, जो नीचे दी है उनमें से कौन सी है? ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिहेवियरल अप्रोचेस टू पब्लिक मैनेजमेंट, पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। टेक योर टाइम। पॉज कर ले, मैं बीच में अपनी जो वीडियो है वो पॉज करती जा रही हूँ क्योंकि बैकग्राउंड नॉइसेस है वो आ जाएंगे बीच में, इसलिए मैं थोड़ा सा बीच में पॉज कर रही हूँ। तो आप लोग जब मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ उसे पॉज कर ले और आराम से अपना टाइम लेके अपना आंसर दे। इनमें से जो जो बुक्स रॉबर्ट टी गोलम्बिस्की की है वो कौन सी है? ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल रॉबर्ट टी गोलम्बिस्की की बुक है। पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक मैनेजमेंट भी उनकी बुक है। मैनेजमेंट डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन भी उनकी बुक है। बट ये जो बिहेवियरल अप्रोचेस टू पब्लिक मैनेजमेंट बुक है ये इनकी नहीं है। सो द राइट ऑप्शन इज A, C एंड D, दैट इज 4। अब ये जो बुक है आपकी बिहेवियरल अप्रोचेस टू पब्लिक मैनेजमेंट, ये बुक किसकी है? ये बुक है योने कालुत्जा एंड कैरोलिन फिशर की, एज फार एज आई एम कंसर्न। आप लोग एक बार कंफर्म कर लें, मुझे जो मेरे सोर्सेज मिले वो यही था, वहाँ पर यही एडिटर बता रहे थे कि जो ये बुक है ये योने कालुत्जा एंड कैरोलिन फिशर ने लिखी है। बट फिर भी आप एक बार क्रॉस चेक कर ले क्योंकि स्टूडेंट आप भी हैं, स्टूडेंट मैं भी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ग्रुप मॉडल लिस्ट 1 में है ग्रुप मॉडल, द सिस्टम्स मॉडल, द इंस्टीट्यूशनल मॉडल, द एलीट मॉडल, और लिस्ट बी में है ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट ऑफ गवर्नमेंट,
मेंबर शेयर कॉमन वैल्यूज एंड हैविंग मोर पावर, सिस्टम ऑफ फोर्सेस एंड प्रेशर्स पुशिंग अगेंस्ट ईच अदर, एंड साइक्लिकल एंड अनएंडिंग। टेक योर टाइम। ग्रुप मॉडल क्या होता है? ग्रुप मॉडल में क्या होगा, बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स होंगे जो एक दूसरे को अपोज करेंगे। अब ये खुद को एक दूसरे को अपोज क्यों करेंगे? ताकि किसी एक का पब्लिक पॉलिसी पे दबाव हो सके। अगर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को प्रेशर करेगा तो उसका पब्लिक पॉलिसी पे भी इन्फ्लुएंस बन जाएगा, यानी कि ग्रुप्स होंगे एक दूसरे को पीछे करेंगे ताकि खुद वो पब्लिक पॉलिसी के ऊपर अपना इम्पैक्ट बना सके। दूसरा मॉडल हमारा है सिस्टम मॉडल। सिस्टम मॉडल क्या कहता है कि जो पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस जो है ये एक ब्लैक बॉक्स जैसा है जो कि सोसाइटल डिमांड्स को पॉलिसी में कन्वर्ट करता है। यानी कि एक ब्लैक बॉक्स है, उसके इस तरफ से इनपुट आएगा और बाहर जो जाएगा वो होगा आपका आउटपुट, वो होगा आउटपुट। अब होगा क्या, ये जो इनपुट्स हैं ये क्या होंगी, जो सोसाइटी डिमांड कर रही है, सोसाइटी डिमांड करेगी वो आपका हो गया आउटपुट और सॉरी इनपुट, और जो आपकी पॉलिसी इसमें कन्वर्ट होगी वो आपका हो गया आउटपुट। यानी कि डिमांड्स जब गवर्नमेंट उसको पॉलिसी में कन्वर्ट कर देगा तो वो आपकी हो जाएंगी आउटपुट। और ये प्रोसेस किससे होकर के गुजरता है? एक ब्लैक बॉक्स से होकर के गुजरता है। ये आपका है सिस्टम मॉडल। इंस्टीट्यूशनल मॉडल बिल्कुल जैसा इसका नाम है वैसा ही है कि पब्लिक पॉलिसीज़ जो हैं ये ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स का काम है, यानी कि ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स या ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो पब्लिक पॉलिसी को बनाती हैं। एलीट मॉडल की बात करेंगे तो ये कहता है कि जो पावर है ये एक छोटे से ग्रुप में ही कॉन्सेंट्रेटेड है। पूरी पावर जो है ये एक छोटे से ग्रुप ऑफ पीपल में ही कॉन्सेंट्रेटेड है, जिन्हें हम एलीट्स कहेंगे। अगर हम हायरार्किकली देखें तो जो एलीट्स हैं, जो पावरफुल पीपल हैं, वो हायरार्की के टॉप पर होंगे, और जो मास है या पब्लिक है जो कि पावरलेस है एज पर एलीट मॉडल, वो बॉटम ऑफ द हायरार्की में होंगे। ये हमारा है एलीट मॉडल। तो इस तरह से हम मैच को करके देखते हैं आंसर हमारा क्या बनेगा। वैसे तो यहाँ पे स्मार्ट गेस भी हो जाता है। ओके, ग्रुप मॉडल है वो क्या होगा, वो जाएगा किसके साथ जाएगा? सिस्टम ऑफ फोर्सेस एंड प्रेशर्स पुशिंग अगेंस्ट ईच अदर। वो हमारा किसके साथ जाएगा? 3 के साथ। ठीक है, 3 के साथ। सिस्टम मॉडल की बात करेंगे तो सिस्टम मॉडल हमारा इनपुट आउटपुट की बातें करता है, वही एनवायरनमेंट है, ये है वो है, तो यानी कि साइक्लिकल और अनएंडिंग है। ठीक है, इनपुट से आउटपुट बनेगा, फिर आउटपुट से आउटपुट जो है वो किसी नई चीज़ के लिए इनपुट बनाएगा, एंड द प्रोसेस विल गो ऑन। इंस्टीट्यूशनल मॉडल की बात करेंगे तो वो जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट ऑफ गवर्नमेंट के साथ, और एलीट मॉडल जो है वो हमारा जाएगा कि जो मेंबर हैं वो कॉमन वैल्यू शेयर करेंगे, जिनका कॉमन या सेम पावर होगी। ये तो हो गया एक तरीका कि आप पूरा अच्छे से पढ़ें, टाइम है, ये है वो है। ये होता है फ्री टाइम में, जैसे इस समय हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आप सवाल खड़ा होता है कि क्या क्वेश्चन जो है इस तरह से आराम से सोच के पेपर में सॉल्व हो जाएगा? नहीं, हमेशा हर क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन आपको बहुत दिमाग से चलाने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे ग्रुप मॉडल जो है वो सिस्टम ऑफ फोर्सेस एंड प्रेशर से जो है वो मैच हो रहा है ए के साथ 3, और ए के साथ 3 सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। तो आपको बगैर सोचे ज़्यादा दिमाग लगाए, अगर टाइम नहीं है, वरना ऐसा आपको हमेशा नहीं करना है, कई बार इन वजहों से गलती भी हो जाती है, बट क्योंकि पहला ही ऑप्शन आपका सामने ए का 3, तो आप बड़े आराम से 2 करके अपना क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट पे आप मूव ऑन कर सकते हैं। ठीक है, सो द राइट आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबॉलिशन ऑफ डायरार्की एंड इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज इफेक्टिव थ्रू। किसने ज़्यादा आप ध्यान रखें, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी किसने लाई थी? ये कॉन्सेप्ट जो है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का, ये किसने लाया था? टेक योर टाइम। ओके, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये हुआ था, कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ था? ये हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू। ये जो प्रोविजन है ये ऐड हुआ था। सो द राइट आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग सेंट्रल सेक्टर सर्विसेज कैडर इन द ऑर्डर ऑफ हायरार्की। सेक्टर सर्विसेज में जो ऑफिसर्स हैं या जहाँ वहाँ पर जो रैंकिंग है उसे हायरार्किकली सेट करें। अंडर सेक्रेटरी, बी असिस्टेंट सेक्रेटरी या सेक्शन ऑफिसर, सी ज्वाइंट सेक्रेटरी या डी डायरेक्टर। आराम से ऑप्शन को देख के आंसर बनाएं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन कई बार हो जाता है, बट डोंट गेट कन्फ्यूज्ड।
ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मिनिस्ट्री है, यानी कि जो एक डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री नहीं एक डिपार्टमेंट है, उसमें किस तरह से हायरार्की जो है वो स्टार्ट से लेकर, यानी कि पॉलिटिकल हेड से लेकर नीचे के जो ऑफिशियल्स है वहाँ तक किस तरह से हायरार्की जो है वो आपको देखने को मिलती है एक डिपार्टमेंट में। सबसे ऊपर होगा एक कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर क्या होता है? ये पॉलिटिकल हेड होता है डिपार्टमेंट का। क्या होता है? एक पॉलिटिकल हेड होता है डिपार्टमेंट का। उसके बाद हमारा आ जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। उसके बाद सेक्रेटरी आ जाएगा जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होगा एक डिपार्टमेंट का। क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होगा डिपार्टमेंट का। और यहाँ से आपकी हायरार्की सेक्टर की डिपार्टमेंट स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट के अंडर हमारे क्या आ जाएंगे? उसके अंडर हमारा आ जाएगा विंग। क्या आ जाएगा? विंग। विंग को कौन होल्ड करेगा? स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और साथ ही साथ ज्वाइंट सेक्रेटरी भी। ये भी विंग को जो है वो बिलोंग करते हैं, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है। उसके बाद हमारे आ जाएगा एक डिवीजन। उसके बाद हमारा आ जाएगा डिवीजन, जिसमें कौन होते हैं? डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी। उसके बाद हमारा आ जाएगा ब्रांच। उसके बाद हमारा आ जाएगा ब्रांच, जिसको कौन हेड करेगा? अंडर सेक्रेटरी। देन हमारा आ जाएगा सेक्शन, जो कि लोएस्ट लेवल है हमारे डिपार्टमेंट का, यानी कि सबसे नीचे जो आएगा उसे कौन होल्ड करेगा? सेक्शन ऑफिसर। उसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होंगे और डिवीजन क्लर्क्स होंगे, अपर डिवीजन क्लर्क एंड लोअर डिवीजन क्लर्क। इस तरह से हमारा ऑप्शन जो है या हमारा आंसर है वो क्या बनेगा? हमारा आंसर बन जाएगा बी, राइट? बी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। किस तरह से? सबसे पहले कौन आएगा हमारा? ज्वाइंट सेक्रेटरी, यानी कि सी। फिर हमारा कौन आएगा? फिर हमारा आएगा डायरेक्टर, डी। फिर हमारा आएगा अंडर सेक्रेटरी, यानी कि ए। और लास्ट में हमारा आएगा असिस्टेंट सेक्रेटरी या सेक्शन ऑफिसर, यानी कि बी। सी डी ए बी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक मॉडर्नाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेटिक पॉलिटी इन थाईलैंड इज रिटन बाय। बहुत मेन बुक है ये, बट थोड़ी सी जो है वो हम उसको मतलब ध्यान नहीं दे पाते हैं, कई बार ध्यान नहीं दे पाते हैं, बट बहुत फेमस राइटर की बहुत फेमस ये बुक है, या ये कह ले बहुत फेमस थिंकर की ये कम फेमस बुक है, ये भी कह सकते हैं अगर आप नए हैं तो, या अभी आपने स्टार्ट किया है ये सब्जेक्ट पढ़ना तो ये तो मुझसे बिल्कुल रहा नहीं जाएगा, ये इतनी इंपॉर्टेंट बुक है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है 4, यानी कि F.W. रिग्स। क्योंकि हम लोगों को F.W. रिग्स की जो बुक्स हैं वो इकोलॉजिकल अप्रोच या कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो है, जो मेन बुक्स है वही पता है। तो ये जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेटिक पॉलिटी इन थाईलैंड है, ये भी हमारी रिग्स की ही जो है ये कंट्रीब्यूशन इसमें उसी का है, उसका एडिटर जो है हमारे वो रिग्स ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्डरली इन इंडिया 2021 रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड बाय। बहुत कन्फ्यूजन था इस क्वेश्चन में, ये पेपर मैंने भी दिया है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे वहाँ पे बैठे हुए हुआ था। मैं देखना चाहूँगी कि आप लोगों के ज़्यादातर आंसर जो आप सोच रहे हैं वो क्या होगा, और इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन को भी समझेंगे कि कहाँ पे गलती हो रही है। अगर हमारी प्रिपरेशन में कहीं गलती होती है तो वो कहाँ होती है, ये आपको इस क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर है? क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर है? क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर है? या फिर ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर है? अब मैं ज़्यादा मतलब जैसे बाकी चैनल्स में मैं देखती हूँ कि ये भी आपको लग सकता है, वो भी आपको लग सकता है, नहीं, बहुत सीधी सी बात है। एल्डरली से रिलेटेड अगर कुछ आप पढ़ रहे हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को आप कुछ टाइम से पढ़ते आए हैं, तो इसमें अगर आपको कन्फ्यूजन होनी चाहिए तो सिर्फ आपको होनी चाहिए ऑप्शन नंबर 4 और 1 के बीच में, एक 4 और एक 1 के बीच में। अगर आपको 2 और 3 के बीच में कन्फ्यूजन हो रही है तो अभी बहुत पढ़ने को बाकी है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है, 2 और 3 भी हो सकता है, तो ये अभी आपको बहुत पढ़ने की ज़रूरत है, और कुछ इसमें कुछ बुरी बात नहीं है, ये बहुत ही अच्छी बात है, जितना पढ़ेंगे उतना सीखेंगे। आप अभी भी देखते होंगे कि मैं अगर आपको ये वीडियो बना रही हूँ या बोल रही हूँ तो एक कन्फ्यूजन सी होती है, एक
एक टेंशन सी होती है या एक कॉन्फिडेंस जो है वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत कुछ पढ़ने को है। तो अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, अभी एक बार भी आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो अगर आप मल्टीपल टाइम्स पढ़ लेते हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये बहुत ही अच्छी बात होगी। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के बीच में किसी को कन्फ्यूजन शायद हो सकती है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। मैं पहले ये बता दूँ। अब नॉर्मली क्या होता है, आप जो एल्डरली देखेंगे इसको आप एकदम से सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर सोचेंगे, क्योंकि जो वेलफेयर ऑफ सीनियर्स है, जो वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन्स है, वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन्स अलॉन्ग विद बाकी चीज़ें, ओबीसीज वगैरह, डिसेबल वगैरह या डिफरेंटली एबल्ड कहो, इन सबके अलावा यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स का जो वेलफेयर है वो भी सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट देखता है। तो मे भी कोई इंसान कंफ्यूज हो जाए कि जो एल्डरली है 2021 की उसकी जो रिपोर्ट है ये भी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ही देगा, बट नहीं, ये इसके ही अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ये रिपोर्ट ये पब्लिश करता है। सो द राइट आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, National Commission for Protection of Child Rights NCPCR was established by the Executive Order of the Cabinet, the Act of the Parliament, the Resolution of Parliament or the Decision of Council of Ministers. नेशनल ये जो कमीशन है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी कि NCPCR जो है ये किसके अंडर जो है इस्टेब्लिश हुआ था? NCPCR जो है सबसे पहले हम देखें तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो हुआ है एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से, एक पार्लियामेंट्री एक्ट से इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। वो क्या था? वो था कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। बट ये ऑपरेशन में कब आता है? 5 मार्च 2007 में ये ऑपरेशनलाइज हुआ था, ये जो कमीशन थी। बट ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ध्यान में रखें, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से ये इस्टेब्लिश हुई है। ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर आती है। सो द राइट आंसर इज बी, दैट इज 2। यहां से 2 कह लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस थिंकर्स इन्फ्लुएंस्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन एकेडमिक फील्ड, अरेंज देम इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बहुत सारे थिंकर्स का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन बहुत कंट्रीब्यूशन है। अब जो नीचे ये जो थिंकर्स दिए गए हैं उनमें से कुछ उन्हें आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएं। मेक श्योर एकेडमिक डिसिप्लिन है, आराम से लगाएं। ओके तो सबसे पहले कौन आएंगे? सबसे पहले आएंगे हमारे फ्रैंक जे गुडनो, जिनके वर्क कब आया था? पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से 1900 में। उसके बाद आएगा आपका लिंडर उर्विक। इनकी बुक जो है ये कब आई थी? 1937 में। ठीक है, 1937 में। में। उसके बाद हमारे आ जाएंगे चेस्टर बर्नार्ड, जिनकी बुक आई थी 1938 में। ये जो आपकी फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव 1937 में क्या आए थे? उर्विक के पेपर्स आए थे, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद आपके थे रॉबर्ट ढाल, जिनका जो वर्क्स हैं यानी कि साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स, वो आया था 1947 में। तो इस तरह से आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा? सबसे पहले है ए, फिर है आपका बी, देन है डी, देन सी। सो द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन? पेपर में एक बहुत चैलेंजिंग बात होती है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद स्टिक टू ऑप्शंस। जो ऑप्शंस दिए हैं आपको उसी के साथ चलना है। आप खुद से कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। ये जो MCQ है ये क्लोज एंडेड है, आप कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हैं खुद से, तो आपको ऑप्शन के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। दूसरी बात, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर नॉट है,
पेपर सामने है, 10 मिनट रह गए हैं, डर लग रहा है इस बारी भी पेपर रह जाएगा, क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, नॉट भूल जाएंगे, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन फीचर 2 वर्ड पढ़े करके आगे खच और आंसर क्या होगा, गलत। तो ध्यान में रखना है, आपका जो ये क्वेश्चन है ये कह रहा है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के फीचर्स कौन से नहीं हैं। ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस करना, सोशलाइजेशन को प्रमोट करना, क्लाइंट ओरिएंटेड है या नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस की बात करता है या नहीं करता है। पहले हम डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के फीचर्स देख लेते हैं, कौन कौन से इसके फीचर्स हैं। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये चेंज ओरिएंटेड है, गोल ओरिएंटेड है, अपने मोटिव्स और जो मोरल्स हैं उसको लेके कमिटेड है कि जितना हो सके उनको आप बढ़ाएं। क्लाइंट ओरिएंटेड है, टेम्पोरल डायमेंशंस की बात करता है, यानी कि जो पॉलिसी इसको जो भी इसने फ्रेम की है वो इसे विद इन टाइम करनी है कंप्लीट, उसे उसके जो रिजल्ट्स है वो विद इन टाइम लेने हैं या उस पॉलिसी को विद इन टाइम लगाना है। सिटीजन पार्टिसिपेशन की बात करता है। इनोवेटिव है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स के चेंज करने की बात करता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स हैं उनको चेंज करो, ठीक है। इकोलॉजिकल है, कोऑर्डिनेशन करवाता है, बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं रिलेटेड टू डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन या वेरियस यूनिट्स जो हैं उनकी कोऑर्डिनेशन करवाता है। और रेस्पॉन्सिव भी है, रेस्पॉन्सिव किसको लेकर है, पब्लिक नीड्स को लेकर। तो इस तरह से डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के फीचर्स कौन से होंगे ये तो हमें पता चल गया कि ये क्लाइंट ओरिएंटेड है और ये एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस को प्रमोट करता है। बट यहाँ पर क्या पूछा हमें, नॉट द फीचर्स, फीचर्स कौन से नहीं हैं, वो कौन से नहीं हैं। क्या ये ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस करता है, नहीं। क्या ये सोशलाइजेशन की बात करता है, नहीं। सो द राइट आंसर इज 3, A and B। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। यहाँ पर आपको एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशंस दी हैं और लिस्ट बी में आपको उसका जो थिंकर है जिसने वो डेफिनेशन दी है उनके नाम दिए हैं। पहली डेफिनेशन आपकी है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैन एंड मटेरियल टू अकम्प्लिश अ पर्पस और ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू अचीव डिजायर्ड एंड्स, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ मैनी पर्सन्स टू अचीव सम पर्पस, एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टू डू विद गेटिंग थिंग्स डन। लिस्ट बी में है लूथर गलिक, F.A. नीग्रो, फिफ्नर एंड L.D. वाइट। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। अब डेफिनेशंस के लिए एक छोटा सा क्लू मैं आपको दूंगी, इसको कैसे करना है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एक जो बहुत जगह आपको देखने को मिलती है डेफिनेशन वो है लूथर गलिक की। आप सबसे पहले लूथर गलिक की डेफिनेशन पढ़ें कि इसकी डेफिनेशन वो कहते क्या हैं। अगर आपको लूथर गलिक की डेफिनेशन पता चल गई तो आपका एक तो आंसर भी बहुत जल्दी निकल जाएगा और आपको एक एडवांटेज होगी कि ये डेफिनेशन बहुत बार पूछी भी जाती है। तो फिर भी मैं आपको तो नॉर्मली बताऊंगी, बट स्मार्ट गेस जो है ये आप लगाने की कोशिश करें जब आप पेपर कर रहे होते हैं। यहाँ तो मैं आपको नॉर्मली बताती हूँ। जो ऑर्गेनाइजेशन है मैन एंड मटीरियल की, उसकी बात कौन करता है, उसकी बात करता है F.A. नीग्रो। इनका क्या कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, मैन और मटीरियल की ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद जो हमारे फिफ्नर हैं, फिफ्नर कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ये ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज की ऑर्गेनाइजेशन और डायरेक्शन है। बी के साथ क्या जाएगा, 3। उसके बाद डेफिनेशन है कि एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्शन है, कोऑर्डिनेशन है, कंट्रोल है बहुत सारे लोगों का। ये किसने कहा था, ये कहा था L.D. वाइट ने। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की जो मैं बात कर रही थी, अगर वो आपको आती होती तो आपका आंसर आराम से निकल जाना था। वो है आपकी एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टू डू विथ थिंग्स डन। एडमिनिस्ट्रेशन का काम है बस जो आपके डिज़ायर एंड्स हैं वो अचीव हो जाएं। ये बात कही थी लूथर गलिक ने। अब अगर आपको फोर्थ वाला ऑप्शन अगर आपको आता होता तो आपका सीधे से आंसर निकल जाता D का 1, क्योंकि 2 बार ही रिपीट हुआ इसलिए मैंने इस बात को नहीं बोला, क्योंकि D जो है 1 2 बार ही रिपीट हो रहा है। तो आपको एक और जो है वो क्लू या ऑप्शन वो पता होना चाहिए था। जैसे कि यहाँ पे जो मैन एंड मटीरियल की बात की है ये किसने की है, F.A. नीग्रो ने। यहाँ से भी आपका ऑप्शन बन सकता था, बट फिर भी हर बार स्मार्ट गेस करने की ज़रूरत नहीं है, कभी पूरा भी पढ़ना चाहिए। बट नॉर्मली स्पीकिंग लूथर गलिक की डेफिनेशन आपको बिल्कुल आनी चाहिए, पेपर में ये बहुत बार पूछी जाती है। सो द राइट आंसर इज 4। ठीक है, A के साथ 2 जाएगा, B के साथ 3 जाएगा, C के साथ 4 जाएगा और D के साथ 1 जाएगा। ये तो थे आपके जून 2024 के फर्स्ट 15 क्वेश्चंस। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं सब्सिक्वेंट वीडियोस में आपको कवर करवा दूंगी। थैंक यू सो मच।